हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम परिवहन संचार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बड़े ही विस्तार से हमने सड़क परिवहन को, रेल परिवहन को और जलमार्ग परिवहन को कर लिया है। हमने उसमें मुख्य क्वेश्चन पनामा और सुएज के अंदर अंतर क्या आएगा ये पढ़ लिया है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में पढ़ा, हमने रेल मार्ग के बारे में पढ़ा है और हमने आंतरिक जल परिवहन के अंदर हमने राइन नदी के बारे में पढ़ा था, जो काफी मोस्ट था हमारे पास में। अब हम पढ़ रहे हैं वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन के अंदर सबसे खास बात आती है कि सबसे, ये अगर बात करें, सबसे तीव्रतम और साधन तो है, लेकिन सबसे महंगा साधन है। आपकी आपकी जरूरत के हिसाब से इसका चयन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप सुनिए आप कि वायु परिवहन कैसे होगा। देखिए, वायु परिवहन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, या तो आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा रहे हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं कि एक तो होता अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय है ना। आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर जा रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर यहां पर अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। और एक आप पढ़ेंगे कि आप एक ही महाद्वीप के अंदर हैं, वहां पर वो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। यानी आप जैसे मान लीजिए एशिया से आप यूरोप में जा रहे हैं, या फिर एशिया से आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो आपने महाद्वीप चेंज किया, तो इस तरीके से अंतर महाद्वीपीय और महाद्वीपीय। खास बात सुनिए आप इसके अंदर, महाद्वीप के अंदर, ये सॉरी वायु परिवहन में, कि वायु परिवहन कहां काम आता है। ये पर्वत क्षेत्रों में, हिम क्षेत्रों में, और जहां विषम परिस्थिति होती है वहां पर हमारे पास में वायु परिवहन सबसे अच्छा साधन है, पहली बात तो। दूसरा, आपके पास में जो हिमालय प्रदेश में जहां पर भूस्खलन आ जाता है, कोई भारी हिमपात हो जाता है, यानी प्राकृतिक अगर आपदा आ जाएगी, तो आपके पास में ऑप्शन आता है कि वायु परिवहन चयन करेंगे, सड़क या रेल, तो आपको वायु परिवहन यूज करना होगा। जब भी बाढ़ आ जाएगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी, तो वायु परिवहन आपके पास में काम आएगा। ठीक है। अच्छा, वायु परिवहन आज के समय में विकसित देशों में ही है, क्यों, एक प्रश्न और बनता है, क्यों है। क्योंकि देखिए, वायु परिवहन के निर्माण में, उनकी कार्यप्रणाली के लिए, उनकी विमानशाला के लिए, उन पे ईंधन के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो ये विकसित देशों के अंदर ज्यादा जरूरी है। तो वायु परिवहन सबसे तीव्रतम महंगा साधन कौन सा हो गया, वायु परिवहन हो गया। दो रूप में है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब एक ही देश के अंदर बात कर सकते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय में अंतर महाद्वीप, यानी हमने महाद्वीप चेंज कर दिया आपने, जैसे एशिया से आप ऑस्ट्रेलिया चले गए मान लीजिए आप। ठीक है। महाद्वीप है, यानी आप एशिया में ही चल रहे हैं, देश तो चेंज हो रहे हैं आपके पास, आप चीन से कहां जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ लिया कि सबसे जो कठिनतम स्तर है, यानी जो हम जहां पर प्राकृतिक आपदा आएगी वहां वायु परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, और इसके विकसित देशों में विकसित होने के कारण क्या है। अब देखिए आप इसमें अंतर महाद्वीपीय, यहां पर स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग की स्पष्ट पेटी है। उत्तरी गोलार्ध, आप पूछेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, देख सकते हैं आप। अगर हम यहां से भूमध्य रेखा को खींचें तो आप देख लेंगे यहां पर कि उत्तरी गोलार्ध में पूरी भूमि है, जनसंख्या भी वहां निवास करती है। आपने पहले पार्ट में पढ़ा है कि 85% जनसंख्या क्या करती है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में 15% है। और आपको पता है कि परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या कारक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, यहां पर देखिए आप, आगे देखिए आप, विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये आ सकता है आपके पास में कि विश्व के कुल वायु मार्ग है, कुल वायु जो मार्ग है उसका 60% कौन यूज करता है, वो करता है नॉर्थ अमेरिका करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि अफ्रीका, रूस, एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवा का अभाव है ना। जहां पर क्या कह रहा है आप सुनिए आप, अफ्रीका के अंदर, रूस का जो एशियाई भाग है उसमें, आपके पास दक्षिण अमेरिका में वायुसेना का भाव है, वायु परिवहन का भाव है। क्यों, क्योंकि ये देश विकसित नहीं है। यहां पर अफ्रीका के देखेंगे विकसित नहीं है, वहां लोग रहते नहीं है, तो जहां पर वायु परिवहन वहीं विकसित होगा जहां पर विकसित देश होंगे या फिर वहां पर जनसंख्या होगी। तो ये एक प्रमुख कारण यहां पर आ जाता है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है यहां पर। अब देखिए, वायु परिवहन में हम खास बात चीज लेते हैं यहां पर, आप यहां पर समझेगा कि एक तो हम लेते हैं आपको बता दिया मैंने अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय जो वायु मार्ग है, वो मैं आपको यहां पर नक्शे में बताने की कोशिश करता हूं, आप नक्शे में समझिएगा। देखिए आप, इसमें होता क्या है, आप यहां पर देखिए, ये जो वायु मार्ग है, ये आपके यहां पर एक जगह है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। ओके सर, ये न्यूयॉर्क से जाता है कहां पर, ये लंदन जाता है सर।
लंदन से कहां जाता है सर? ये फ्रांस में या पेरिस में आता है। पेरिस से कहां जाएगा? ये इटली में, यहां पर रोम में जाएगा सर। रोम में आपके नक्शे भी हो रहे हैं। रोम से कहां आएगा सर? ये आएगा काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा में आ जाएगा सर, ठीक है। काहिरा के बाद में ये कहां आ रहा है सर? ये आ रहा है आपके पास में दिल्ली। दिल्ली के बाद में कहां आ रहा है सर? ये आ रहा है मुंबई। ओके सर, मुंबई आ रहा है। मुंबई के बाद में ये सीधा कहां जा रहा है सर? ये जा रहा है हांगकांग। कहां जा रहा है? हांगकांग। अब इसी को आप यहां से लीजिए। अब ये न्यूयॉर्क से कहां जाएगा? ये न्यूयॉर्क से जा रहा है आपके पास में सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से ये यहां पर कहां आएगा? यहां पर आ सकता है जापान में टोक्यो, ठीक है। और टोक्यो के बाद में यहां पर कहां आ सकता है? ये आ सकता है आपके यहां पर सिडनी, ठीक है ना। और सिडनी के बाद में आ सकता है पर्थ। और फिर इस तरीके से ये विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है ना। आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दे रखा है। आप देखेंगे यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर यहां देखिए आप, वायुमार्ग दे रखा है। वायुमार्ग के बाद में आपके पास में यहां पर अंतर महाद्वीप वायुमार्ग की बात करके। मैं इस पे एक चीज और कराना चाहूंगा आपको। अगर यहां पर मैं इसी को यहीं पर देखिए आप, अगर मैं इसी की बात करूं, यहां से मैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आपके पास में लंदन, लंदन से पेरिस लेता हूं, इस भाग की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? महाद्वीपी वायुमार्ग हो जाएगा। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। या यूं बात कर लीजिए आप, दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, फिर आप यहां से कोलकाता आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं, और कोलकाता से हांगकांग आ रहे हैं, तो ये भी महाद्वीपी हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे राष्ट्रीय वायुमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय वायुमार्ग क्या होगा? राष्ट्रीय वायुमार्ग क्या होगा? तो उसके अंदर क्या होगा? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। यानी एक ही देश होना चाहिए, है ना। आपने देश बदल दिया तो वहां पर नहीं आएगा। एक पॉइंट और आता है इसमें कि प्रादेशिक वायुमार्ग क्या होते हैं। प्रादेशिक वायुमार्ग क्या होते हैं? तो ये वायुमार्ग इसी प्रदेश के अंदर छोटी दूरी के लिए तय किए जाते हैं। समय की बचत के लिए, पैसे की बचत के लिए इन वायुमार्गों का निर्माण होता है। तो किसी प्रदेश में छोटी दूरी के लिए, समय की बचत के लिए तथा पैसे की बचत के लिए इन वायुमार्गों का निर्माण होता है। छोटी दूरी के लिए होते हैं। तो यहां पर ज्यादा मोस्ट क्या है? मैप पॉइंट है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है संचार। संचार क्या होता है? बात कर चुके हैं कि संचार का मतलब होता है कि अगर हम अपने संदेशों को, अपने तथ्यों को, अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आपके संचार आपको बहुत तेजी से आपको सूचना पहुंचनी है, दूर पहुंचानी है, तो आप परिवहन के साधन का यूज करेंगे, तो आप वायु परिवहन का यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए ज्यादा कोई जरूरी नहीं, आराम से जाएगी, सड़क का यूज करेंगे। यानी आपकी जो सूचना है उसकी गंभीरता के हिसाब से आप परिवहन के साधन का चयन करेंगे और उसके हिसाब से वो मूल्य देना पड़ेगा। ये पार्ट हम भारत के रेफरेंस में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें टेलीग्राफ या टेलीफोन सबसे पहले महत्वपूर्ण थे। अब तो टेलीग्राफ है ही नहीं। और अमेरिका का, हर जगह देख लीजिए आप, अमेरिका का नाम आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यानी यूएसए का टेलीग्राफ के अंदर और टेलीफोन में एकाधिकार था। टेलीफोन में एकाधिकार था, ठीक है ना। फिर जब उपग्रहों का आविष्कार होता है ना बेटा, उपग्रहों का, तब फिर फोन आता है हमारे पास। पहले तो लैंडलाइन फोन थे, और फिर सेल फोन के द्वारा हम गांव से गांव यानी दूरस्थ स्थानों तक जुड़ गए। यानी उपग्रहों के आविष्कार के बाद में, उपग्रहों के आविष्कार के बाद में हम सेल फोन के द्वारा ग्रामीण स्तर तक भी हम जुड़ चुके हैं। ग्रामीण स्तर तक भी हम जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, उसको देखिए कि इंटरनेट किसे कहते हैं। मैं इसको ले लेता हूं यहां पर, आप देखिए आप, इंटरनेट किसे कहते हैं। देखिए इंटरनेट का यह है कि 1990, तो इंटरनेट का मतलब समझिए आप, इंटरनेट एक तरीके से यूं मानकर चलिए कंप्यूटर के द्वारा जुड़ा हुआ विद्युतीकृत एक मॉडल है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। देखिए आप यूं समझिए, पहले हमारे पास में दूरसंचार आता है। दूरसंचार का मतलब हम सूचनाएं दे रहे हैं, चाहे वो पहले मोबाइल के द्वारा थी या लैंडलाइन के द्वारा थी या फिर सेलफोन के द्वारा थी। तो 1990 का दशक जब आता है तो सूचनाओं के अंकीकरण
यानी सूचनाएं जो होती है, सूचनाएं हम जो वॉइस बोल रहे हैं वो सब उसकी कोडिंग होती है। यानी सूचनाओं के अंकीकरण के कारण दूर संचार का विलय किससे हो जाता है? कंप्यूटर के साथ हो जाता है। कंप्यूटर आ गया है तो उसके कारण जो नेटवर्क बनता है उसे इंटरनेट कहते हैं। देखो दोबारा वो परिभाषा ले रहा हूं, बिल्कुल आसान है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के कारण दूर संचार का कंप्यूटर से, दूर संचार जो होता है उसका कंप्यूटर के साथ विलय हो जाता है, तो जो एक जुड़कर या समन्वित नेटवर्क बनता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो यानी ये तीन फैक्ट्स काम कर रहे हैं, दूरसंचार काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। कब जुड़ रहे हैं? 1990 में जुड़ रहे हैं, सूचनाओं का अंकीकरण के साथ में। अब देखिए उपग्रह संचार, संचार में सबसे बड़ी क्रांति उपग्रह लेकर आता है, ये मानकर चलिए आप। सबसे पहले क्रांति कौन लेकर आता है? उपग्रह, है ना। देखिए आप इसमें देख भी सकते हैं यहां पर कि पहले आप मित्रों को फोन करने के लिए, छोटे संदेश को प्रेषित करने के लिए सेल फोन का प्रयोग करते हैं, ये टेलीविजन देखते हैं, सब किससे पॉसिबल है? उपग्रहों से पॉसिबल है, सैटेलाइट से पॉसिबल है। 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका व पूर्व सोवियत संघ ने क्या किया बेटा? इसमें शोध किया। शोध करने के बाद में कृत्रिम जो उपग्रह है वो वहां पर अपने जैसे पृथ्वी के पास में यहां पर लॉन्च किए, और कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद में सारे ग्लोब की दूरियां आपस में जुड़ गई। आपको अमेरिका बात करनी हो, आपको कहीं पर बात करनी हो, विद इन सेकंड बात कर सकते हैं। तो उपग्रहों के कारण ये दूरी हो गई, जुड़ गई। इसमें लिखा हुआ है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाला संचार में लगने वाला जो लागत थी वो 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक लगने वाली लागत के बराबर हो गई। यानी जो 500 किलोमीटर में जो दूरी लगती थी ना आपको संचार में जो लगती थी, अब उपग्रह होने के बाद में 5000 किलोमीटर तक आपकी वही दूरी, वही पैसा लग रहा है। कुछ फैक्ट्स हैं। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 में प्रक्षेपित किया गया। भास्कर 1 का 1979 में, रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में। याद रखिएगा आर्यभट्ट आ जाता है 19 अप्रैल 1979। 19 ही है, अप्रैल है, और 1979 में आर्यभट्ट है। ठीक है। यहीं पर 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण किया गया। और एप्पल का प्रक्षेपण कब किया गया देख लीजिए आप, इसमें ये थोड़ा सा मोस्ट है कि 1981 में एप्पल का प्रक्षेपण किया गया। और एप्पल का प्रक्षेपण जो किया गया है वो एक रॉकेट है, उसका नाम है एरियन रॉकेट है। और यहां पर जो एप्पल नाम दिया गया है, ए आप देखेंगे PLE, इसकी फुल फॉर्म भी है। A4 आपके पास में आता है एरियन, क्योंकि एरियन रॉकेट से छोड़ा गया ना, तो एरियन। ठीक है। P का मतलब होता है पैसेंजर, यहां पर मतलब है पैसेंजर। P का मतलब है पे, L का मतलब है लोड, और E का मतलब है एक्सपेरिमेंट। तो फैक्ट्स आते हैं। आर्यभट्ट 1979, भास्कर भी 1979, आर्यभट्ट का जरूर आ जाता है। और 1981 में एप्पल, जिसकी फुल फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर। बाद में भास्कर है, चैलेंजर है, इनसेट 1B, ये काफी महत्वपूर्ण, आप याद रखना कि इनसेट 1B, ये एक दूर संचार वाला सैटेलाइट है। और इसकी स्थापना होने के बाद में हम आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे भारत के रेफरेंस में कि दूरदर्शन का काफी विस्तार हो गया, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया, और गांव से गांव तक दूरी तक हम पहुंचने लग गए। अब सबसे खास बात यहां पर देखिए, यहां पर आता है साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर साधारण शब्दों में समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आप, साइबर स्पेस इंटरनेट, आप ये देखिए, अगर आप अब तो अब मोबाइल में देखते हैं, पहले आप देखते होंगे कि हमारे पास में साइबर कैफे होते थे, जहां पर कंप्यूटर, एक रूम में सभी कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े हुए होते थे और हम वहां बैठकर काम करते थे। तो कंप्यूटर जुड़े होते थे किससे? बिजली के साथ में। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि यह क्या होगा? विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। मतलब बिजली तो जरूरी है ही, और कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि मैंने बताया था इंटरनेट दूरसंचार से तो जुड़ के कंप्यूटर बना था, तो इसमें लिखा हुआ है कि यह है विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। और देखिए ये किस पर काम करता है, आप कभी भी गूगल पे डालेंगे, कहीं पे डालेंगे तो www डालना पड़ेगा। यानी www की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास में वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, इस पर काम करता है। तीसरा, इसमें सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला, इसको कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है।
आराम से आप सूचना दे सकते हैं। तो ये जो संसार होता है इसी को हम साइबर स्पेस इंटरनेट कहते हैं। तो इसको साइबर स्पेस का संसार कहते हैं बेटा, समझ गए आप। तो यानी ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है, www पे काम करता है, सूचना देने वाला सूचना पाने वाला बिना शारीरिक श्रम के अपनी सूचनाओं को प्रेषित कर सकता है। अच्छा, एक खास बात और सुनिए आप, इसमें लिखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे कि यह सूचना के प्रेषण, यानी सूचना को अगर भेजना हो, सूचना के प्रेषण व प्राप्ति की या प्राप्त करना हो, तो हम सूचना को भेज रहे हैं, प्रेषण कर रहे हैं, तो हम कोई जाकर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो विद्युत को काम ले रहे हैं। तो ये प्राप्त सूचना के प्रेषण व प्राप्ति की विद्युत अंकीय प्रणाली है, यानी विद्युत है और अंकीय प्रणाली है, या अंकीय पद्धति है, अंकीय पद्धति है। तो सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय पद्धति है ना, विद्युत अंकीय पद्धति समझ रहे हैं आप इसके अंदर। अच्छा, इसमें खास बात और सुनिए आप, यहां पर अब इसको हम देखते हैं कि यहां पर हम साइबर स्पेस संसार से ही हम ई कॉमर्स, ई वाणिज्य व ई लर्निंग द्वारा हम अपने जीवन को सरल और सहज कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब हो गया, आप जैसे मान लीजिए अमेजन है या फ्लिपकार्ट पे चीजें मंगा रहे हैं। ई वाणिज्य का मतलब हो गया फोन पे, गूगल पे से आप कर रहे हैं, फोन पे है या गूगल पे से कर रहे हैं, यहां पर अमेजन से कर रहे हैं। और ई लर्निंग जो हम आपस में कर रहे हैं इसके द्वारा हो गया। इसमें एक खास बात और है कि साइबर स्पेस संसार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आज किसी नगर का नियोजन कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी कर सकते हैं, किसी भी जैसे बिल्डिंग्स बनती है तो बिल्डिंग के नक्शे बना सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें लिखा हुआ भी है कि यहां देखिए आप, साइबर स्पेस की लोक समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन और छोड़ दिया था मैंने, प्रशासन भी ई हो गया। जैसे आप आजकल आधार कार्ड बनाते हैं, सब ऑनलाइन हो गया, ये काम करते हैं। दूसरा कि इसने निजी व्यवसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, सरकार द्वारा नगर नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, कोई भी मान लीजिए कोई विनाश हो रहा हो उनके बारे में भी, यहां तक कि बेटा और ध्यान से सुनिए कि जो विदेशी सीमा जो होती है, विदेशी जो सीमा होती है जहां पर सेना नहीं जा सकती है, वहां की चौकसी भी की जा सकती है इसके द्वारा। यानी आप जैसे मान लीजिए पहाड़ी कैलाश पर्वत है या पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर हम नहीं जा सकते हैं, चीन के लोग भी नहीं जा सकते हैं, तो सैटेलाइट के द्वारा वहां की निगरानी की जा सकती है। तो इसकी काफी, इससे पूछने से क्या क्या है, तो हम बोलेंगे इससे ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, ई प्रशासन में उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग नगर नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वनोन्मूलन के अंदर, तथा जो ऐसे क्षेत्र जहां पर सेना नहीं जा सकती है उनकी चौकसी के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक लाइन और आती है, इसने इतना, साइबर स्पेस संसार ने इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर दिया है बेटा कि सारे विश्व को एक गांव बना दिया है, सारे विश्व को एक गांव बना दिया है। क्योंकि मैंने बताया था कि यहां पर अब ये इंटरनेट महानगर तक सीमित नहीं है, नगर तक सीमित नहीं है, शहर तक सीमित नहीं है, ये गांव तक सीमित है। तो बेटा आज हमने सारा टॉपिक कर लिया है, मुझे उम्मीद है काफी महत्वपूर्ण लगा होगा आपको। इस साइबर स्पेस संसार किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। वायु परिवहन जो मैंने कराया उसमें केवल मैप पॉइंट बनते हैं, वो आपको याद करना है। सबसे तीव्रतम साधन आ जाएगा तो वायु परिवहन आप निशान लगा देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम यहाँ पर। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, तो देखिए डार्विन और मेलबोर्न, एडमंटन एंकोरेज तो कहां था, अलास्का में था। वैंकूवर सेंट जॉन नगर भी कहां था, अमेरिका में था। तो डार्विन और मेलबोर्न के मध्य। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको यहां पर मैं लास्ट बता देता हूं। अगर सड़क जाल का घनत्व की बात करें, अगर उसकी लंबाई की बात करें, अगर वाहनों की बात करें, तो उसमें उत्तरी अमेरिका आएगा। और ध्यान रखना, विश्व में सड़क जाल के अंदर दूसरा जो स्थान है वो भारत का है। सड़क जाल में दूसरा स्थान किसका है, भारत का है, दूसरा स्थान। अगर रेल घनत्व के अंदर बात करें तो इसमें जो आएगा वो यूरोप आएगा और देश का नाम बेल्जियम होगा, है ना। लेकिन अगर रेल का विस्तृत क्षेत्र बताएं, विस्तृत रेल का जो विस्तृत तंत्र बताएं, तो वो उत्तरी अमेरिका में आएगा, यानी फैलाव जो होगा उत्तरी अमेरिका में आएगा, घनत्व यहीं पर आएगा। तो किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, तो देखिए आप, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, रूस है। अब यहां पर आपके पास में जाल का घनत्व बोला है, यानी विस्तृत बोला है, तो यह आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वृहद ट्रंक मार्ग किससे होकर गुजरता है, भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण, बताया था आपको उत्तरी अटलांटिक। और बिग इंच पाइपलाइन जो मैक्सिको की खाड़ी में किसका परिवहन करती है, पेट्रोलियम का परिवहन करती है। तो बेटा ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे आउट होगा। आपको अगर इसमें से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो पुराने वीडियो भी देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।
मैं लाऊंगा इसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहतर होंगे। आप बस यूं ही पढ़ते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।